अच्छा ये तो इजी है, ये भी इजी है, ये भी इजी है। ये देखते हैं फोर्थ सवाल। ये है कि m माइनस एन टाइम्स m प्लस एन 7 है अगर, जहाँ पर m और n दोनों इंटीजर्स हैं, तो बताना m और n की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले तो देखो ये m और n दोनों इंटीजर्स है, तो m माइनस एन भी एक इंटीजर हुआ, उस इंटीजर को हम अल्फ़ा बोल देते हैं, टाइम्स m प्लस एन भी एक इंटीजर हुआ, उसको बीटा बोल देते हैं, बराबर 7, और अल्फ़ा बीटा भी इंटीजर्स हो गए। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा किया है। दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 7 आ रहा है, तो इंटीजर्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं। अल्फ़ा 1 बीटा 7 हो सकता है। अच्छा अल्फ़ा 7 बीटा 1 भी तो हो सकता है ना। अच्छा अल्फ़ा माइनस 1 बीटा माइनस 7 हो सकता है। अच्छा अल्फ़ा माइनस 7 और बीटा माइनस 1 भी तो हो सकता है ना, क्योंकि अल्फ़ा बीटा तो अलग अलग है। एक बार अल्फ़ा 1 रखा बीटा 7, तो दूसरी बार अल्फ़ा 7 बीटा 1 रखेंगे, उससे अलग अलग m और n की वैल्यूज आएंगी। केस 1 लेते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू है 1, यानी कि m माइनस एन की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू है 7, यानी कि m प्लस एन की वैल्यू है 7। इसको सॉल्व करने पर ऐड किया तो 2m आ गया 8, और m की वैल्यू आ गई 4, n की वैल्यू आ गई 3। इसी तरह से 4 केस बनेंगे, ये वाला, ये वाला और ये वाला भी। उससे हमारे पास m और n के 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे। लेकिन मान लेते हैं किसी केस में, मान लो ऐसा हुआ, ऐसा होने नहीं वाला, पर सॉल्व किया तुमने और m आ गया 4.78, या फिर n तुम्हारा कुछ ऐसा आ गया 1/3, कुछ भी आ गया, तो वो केस काट देना। अगर ऐसा किसी सवाल में होता है तो वो केस कंसीडर ही नहीं करना, क्योंकि m और n दोनों इंटीजर्स हैं, पर यहाँ पे m की वैल्यू इंटीजर तो आ नहीं रही, तो इसलिए उसको कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए इसे कंसीडर कर लिया। ऐसे ही तीनों में चेक कर लेना और m और n के ऑर्डर्ड पेयर्स बना लेना। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। अच्छा ये वाला देखो पहले, 6 नंबर, ये सेम है ना, इसलिए कह रहा हूँ। m माइनस एन और m प्लस एन, ये है 13। अच्छा यहाँ पर कुछ अलग है, m और n दोनों नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स मतलब क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स। एक बात बताओ, दो नेचुरल नंबर्स का डिफरेंस तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है ना। यानी कि दो नेचुरल नंबर्स का डिफरेंस कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो अल्फ़ा तो इंटीजर है, ठीक है, अल्फ़ा बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, बट बीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्यों? क्योंकि दो नेचुरल नंबर्स का सम नेचुरल नंबर ही आएगा। अब यहाँ पे सवाल अलग हो गया। यहाँ पर ऐसा हो गया कि अल्फ़ा इंटू बीटा 13 है, जहाँ पर अल्फ़ा इंटीजर और बीटा नेचुरल नंबर। अच्छा एक बात तो मानते हो कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 13 हो रहा है, यानी कि दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो नहीं सकता, वरना यहाँ पर -13 आ जाता। बीटा नेचुरल नंबर, यानी कि बीटा तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, बीटा रहेगा पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इस केस में अल्फ़ा को भी हमेशा पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, क्योंकि अल्फ़ा नेगेटिव हो गया तो बीटा इंटू अल्फ़ा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ ले भी, तो अगर तुमने बीटा को 1 रखा, अल्फ़ा को 13, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते कि अल्फ़ा को मतलब अच्छा ये 1 और 13 यहाँ भी हो सकते हैं। अब ये नहीं कर सकते कि अल्फ़ा को -1 बीटा को -13 रखा, क्योंकि बीटा तो नेचुरल नंबर है, लेकिन ये तो नेचुरल नंबर है नहीं, तो इसलिए नेगेटिव वाला केस ही हट गया। यही दो केसेस बनेंगे। यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे ना, तो केस 1 से m बराबर 7, n बराबर -6 आएगा, और केस 2 से m बराबर 7, n बराबर 6 आएगा। ये हो गया केस 1, ये हो गया केस 2।
है ना। केस 1 जब ये लोगे, केस 2 जब ये लोगे। अच्छा, वैल्यू निकालिए इस एक्सप्रेशन की, तो 7 और -6 अगर यहाँ पे रख के देखा तो मेरा आंसर आ रहा है -40, लेकिन -40 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो दूसरे केस से उठाकर देखा, 7 और 6 रख के देखा, तो मेरा आंसर आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है 56, तो 56 अपना आंसर हो जाएगा। वैसे आंसर -40 भी होता, पर -40 तो ऑप्शन में है ही नहीं ना। तुम्हें तो पता है कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 ऑड इंटीजर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। 2 ऑड इंटीजर्स, किसी भी ऑड इंटीजर को लिखने का तरीका क्या है, 2n+1, क्योंकि 2n हो गया एक इवन नंबर और उसमें एक जोड़ दोगे तो वो ऑड हो जाएगा। जैसे 2n-1 भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी अच्छा, एक और चीज़, 2 ऑड इंटीजर्स चाहिए ना, तो एक को 2n+1 और एक को 2m+1 ले लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ का ध्यान रखना, n और m दोनों कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, क्योंकि ऑड इंटीजर्स मतलब क्या हुआ, -3 हुआ, -1 हुआ, 1 3 5 7, इस तरह से -5 -7। हर ऑड इंटीजर को इस टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि तुम्हें -5 निकालना है, तो 2 × -3 + 1 कर दो, ये क्या हो गया, -5। तो इसलिए मैंने n और m को कहा इंटीजर। किसी भी इंटीजर में 2 का मल्टीपल अगर मल्टीप्लाई करें तो वो इवन इंटीजर बनेगा। इवन इंटीजर में एक जोड़ दोगे तो ऑड इंटीजर बनेगा। ऑड इंटीजर को रिप्रेजेंट करने का यही तरीका है। उसने क्या कहा, उसने कहा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 ऑड इंटीजर्स, यानी कि 2 ऑड इंटीजर के स्क्वायर का डिफरेंस। ठीक है, ये पहला ऑड इंटीजर, ये दूसरा ऑड इंटीजर, इन दोनों का डिफरेंस किससे डिविजिबल है, कौन से नंबर से डिविजिबल है। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास ऐसा आ जा रहा है, n-m, n+n-1। अच्छा, एक और बात, मुझे नहीं पता कि इस एक्सप्रेशन में और इसमें कौन सा बड़ा है, क्योंकि एक बात बताओ, 3 माइनस, अच्छा वो छोड़ो, -8 2 से डिविजिबल है और 8 भी 2 से डिविजिबल है, तो क्या फ़र्क पड़ता है ये चीज़ पॉजिटिव या नेगेटिव है, हमें तो बस डिविजिबिलिटी चेक करनी है ना। तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इस पर कोई हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हाँ, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर ऐसा आ गया फैक्टर्स के फॉर्म में। अब देखो, n और m तो कोई भी इंटीजर्स हैं। पहला केस मैं ले रहा हूँ, n, m बोथ ईदर ऑड और इवन, यानी कि या तो n और m दोनों ऑड हो जाए या तो n और m दोनों इवन इंटीजर्स हो जाएं। ठीक है, अगर n और m दोनों ऑड हो गए तो ऑड माइनस ऑड इवन होता है। ठीक है, अच्छा, ऑड प्लस ऑड भी तो इवन होता है ना, लेकिन इवन -1 ऑड हो गया, तो ये पूरी चीज़ कोई ऑड इंटीजर हो गई और ये हो गया इवन इंटीजर, क्योंकि ऑड माइनस ऑड इवन होता है। अच्छा, इवन है तो 2n टाइप से होगा, मतलब 2p टाइप से होगा, तो इस पूरी चीज़ को 4 2p समथिंग ऑड। अच्छा, ये देखो, 4 × इवन × ऑड, ऐसा लिख सकते हैं ना। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़, n और m बराबर हो गया तो ये 0 हो गया, और 0 तो सबसे डिविजिबल है। तो अच्छा, ये केस क्या है, n और m दोनों या तो ऑड हो या तो इवन। अगर n और m दोनों इवन होते हैं तो इवन माइनस इवन भी तो इवन ही होता है ना। इवन प्लस इवन इवन होगा, पर -1 करेंगे तो ऑड होगा। तो बात एक ही, इसलिए मैंने दोनों को साथ में ही ले लिया कि ऑड दोनों हो जाए या तो दोनों इवन हो जाए। अच्छा, इवन को लिखने का तरीका 2p, मतलब 2 का मल्टीपल, और ऑड को लिखने का तरीका 2q + 1 टाइप।
अच्छा ये क्या हो गया 8 + 1। ये तो कोई भी इंटीजर है, वो तो अनसर्टेन है, पर एक बात दिख रही है कि ये पूरा नंबर 8 से तो ज़रूर डिविजिबल है। ठीक है। अच्छा अब दूसरा केस लेते हैं। व्हेन वन ऑफ n and m is odd and other is even। इसका मतलब n और m में से कोई एक ऑड हो जाए और एक इवन हो जाए, कोई भी एक ऑड हो जाए, कोई भी एक इवन। तब देखो n और m में से कोई एक अगर ऑड हुआ तो ऑड माइनस इवन तो ऑड होता है, या फिर इवन माइनस ऑड ऑड होता है, कुछ भी कर लो। अच्छा ऑड प्लस इवन ऑड होता है, पर ऑड प्लस इवन ये n + m हो गया ऑड, ऑड में से अगर एक घटाया तो हो गया इवन। तो अब क्या हो जाएगा, ये कब का केस है, जब n और m में से कोई एक ऑड हो जाए, कोई एक इवन इंटीजर हो जाए। तो ऑड माइनस इवन क्या होता है, ऑड होता है, या फिर इवन माइनस ऑड कर लो, कुछ भी कर लो, बात देखिए हम तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अच्छा ऑड प्लस इवन -1 इवन होता है, तो ये पूरा हो गया इवन। ठीक है। तो अब ये जो चीज़ बनेगी ये कुछ ऐसी बनेगी 4 टाइम्स ऑड इंटीजर टाइम्स इवन इंटीजर। फिर वही बात हुई कि 4 2q + 1 ऑड को रिप्रेजेंट करने का तरीका, इवन को रिप्रेजेंट 2p, तो हो गया 8p। दोनों ही केस से एक बात तो सर्टेन हो गई कि नंबर 8 से तो डिविजिबल ज़रूर है। डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑड इंटीजर्स, सॉरी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी टू ऑड इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 8। तो यस 8 लगा देना। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अच्छा ये वाला सवाल और ये वाला सवाल सेम ही है। ठीक है, इसमें भी n और m को इंटीजर्स लिख रखा है, उसमें तो वो बना लेना। अच्छा ये 9 नंबर देख लेते पहले और 10 नंबर। 9 नंबर देखो n² + 2n + 8 -8 n इज अ नेचुरल नंबर। इसमें कहा गया कि n² + 2n - 8 इज़ अ प्राइम नंबर, यानी कि ये कोई भी एक नंबर होगा, n की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट नंबर आ जाएगा, तो वो जो नंबर होगा वो प्राइम नंबर है और n एक नेचुरल नंबर है। तो n क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहले क्या है, n नेचुरल नंबर है, उसके बाद ये एक्सप्रेशन एक प्राइम होना चाहिए। फैक्टर करें तो n + 4 n - 2 हो गया, इज अ प्राइम नंबर। एक बात बताओ, कोई भी प्राइम नंबर लेते हैं जैसे 23 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 1 और 23। 7 लेते हैं, इसके फैक्टर्स क्या, 1 और 7 है ना। इवन 2 इज़ द प्राइम नंबर दैट इज़ इवन, इसके फैक्टर्स सब में क्या आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, सब में 1 कॉमन आ रहा है, यानी कि कोई भी प्राइम नंबर हो उसके फैक्टर में 1 तो आएगा ही आएगा, बाकी कुछ भी आए उससे हमें क्या। तो अगर ये एक प्राइम नंबर है तो इसका एक फैक्टर तो 1 होगा ही, और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद ही होगा। वो नंबर हमें नहीं पता पर 1 तो पता है ना, या तो ये वाला फैक्टर 1 होगा या तो n - 2 वाला फैक्टर 1 होगा। तो पहले केस में कंसिडर करते हैं कि n + 4 हमारा 1 है, यहाँ से n - 3 आ गया। अच्छा n + 4 अगर 1 नहीं होता, n + 4 वो नंबर खुद ही होता,
तो n-2 को 1 होना पड़ता, यहाँ से n3 आ गया। सब अच्छा कोइंसिडेंस 3 और -3 आ गया, ऐसे ज़रूरी नहीं है ये यार। अब देखो 3 क्या है, क्या 3 एक प्राइम नंबर है? यस 3 एक प्राइम नंबर है। n की बात कर रहे हैं, n 3 और -3 है, ठीक है। तो 3 की बात कर लेते हैं ना, 3 एक प्राइम नंबर है। क्या 3 रिलेटिवली प्राइम टू 6 है? अच्छा इसका क्या मतलब हुआ, दो नंबर्स रिलेटिवली प्राइम तब कहलाते हैं जब उन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी कि जैसे कि 14 और 27 है, ठीक है। तो 14 के फैक्टर्स क्या, 1 2 7 और इसके फैक्टर्स 1 3 3 3। तो दोनों में कॉमन फैक्टर 1 हो गया, यानी कि दोनों रिलेटिवली प्राइम है। ध्यान रखना रिलेटिवली प्राइम को ही को प्राइम भी कहते हैं। एक और तरीका है कहने का कि 14/27 कट नहीं सकता अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में। वही पूछ रहा है क्या 3 और 6 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या? नहीं, ये तो 1/2 भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। रिलेटिवली प्राइम टू 10, 3/10 यस सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्या 3 एक कंपोजिट नंबर है? नहीं, 3 तो एक प्राइम नंबर है, तो ये भी काट दो। अच्छा -3 के लिए भी चेक कर लो, तो -3 के लिए भी वही बात होगी। यहाँ पर तो कोइंसिडेंस है ना कि 3 और -3 आ गया। ऐसे मान लो कि यहाँ पर इस वाले फैक्टर से या फिर हमारा कुछ ऐसा फैक्टर बनता इज प्राइम, तब हम फर्स्ट केस में कहते हैं n+7 बराबर 1। अगर n+7 बराबर 1 नहीं है तो n-1 बराबर 1 होगा। यहाँ से n की वैल्यू आ जाती -6 और यहाँ से n की वैल्यू आ जाती 2। फिर मैं तुमसे पूछता कि क्या n एक प्राइम नंबर है? इज n अ प्राइम नंबर? तो तुम्हारा आंसर यस होता है या नो, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है बट -6 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि -6 का फैक्टर तो बहुत है, 1 2 3 माइनस लगा देना एक। तो ये प्राइम कैसे हो? ऑल्सो माइनस नेगेटिव नंबर्स आर नॉट कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, n प्राइम है या नहीं। तो यहाँ पे भी हम कहते कि यस n इज़ अ प्राइम नंबर, क्योंकि n की तो दो पॉसिबल वैल्यूज़ है ना, 2 भी और -6 भी है। तो भले ही -6 प्राइम नहीं है पर 2 तो प्राइम नंबर है ना, तो n किसी ना किसी तरह से तो प्राइम हो गया। फिर तुमसे कोई पूछता इज़ n नेगेटिव, इज़ n लेस देन 0, तो यहाँ पर भी तुम्हारा आंसर यस होता कि भले ही n एक जगह पॉजिटिव आया, क्या आया 2, और एक जगह -6 आया, पर कम से कम एक जगह तो नेगेटिव आ गया ना, तो n की एक तो नेगेटिव वैल्यू हो ही गई, तो लेस देन 0। लेकिन कोई तुमसे पूछता इज़ n ऑलवेज लेस देन 0, तुम बोलते नहीं भाई ऑलवेज तो नहीं, क्योंकि एक बार तो पॉजिटिव भी हो जा रहा है। तो इज़ n लेस देन 0 मतलब क्या n की पॉसिबिलिटी नेगेटिव होने की है? तो है। क्या n हमेशा ही लेस देन 0 रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये समझ गए ना, बहुत बढ़िया। अब देखो भाई ये तो बहुत आसान है, n² - 11n + 24 इक्वल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है n में जिसके रूट्स n1 और n2 है। अल्फ़ा बीटा नहीं लिखा, n1 n2 लिख दिया, क्या ही फ़र्क पड़ता है। अब तुम्हें वो रूट्स निकाल लेने हैं, ठीक है, जो कि अच्छा एक और चाहिए n2 ग्रेटर दैन n1। तो हमारे जो रूट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 8 और 3 आ रहे हैं, तो इसमें से n2 क्या 8 हो जाएगा, क्योंकि n2 ग्रेटर दैन n1 है। अब ये चेक करना प्राइम है या नहीं, n1² + n2। दूसरा
एक नंबर हो गया n1 बराबर 3, और दूसरा हो गया n2 माइनस n1 हो गया 8 माइनस 3 5। क्या ये को प्राइम्स है? तो देखो 3/5 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो यस ये को प्राइम भी है, ये भी प्राइम होगा। नेक्स्ट है n1 एंड n2 माइनस n1 आर ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स क्या होता है? ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड 2 है, जैसे कि 3 और 5 है, तो 3 माइनस 5 का मॉड 2 आ रहा है, तो यस ये ट्विन प्राइम्स हो गए, तो ट्विन प्राइम्स भी है। अच्छा, अब यहाँ पर एक नंबर देख रखा है n1 प्लस n2 प्लस n1 n2 हैज़ 2 प्राइम डिवाइसेस। इसमें तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये है सम ऑफ रूट्स और ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या है? माइनस बी बाई मतलब 11, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई मतलब 24, कितना आ रहा है? 35। क्या 35 के फैक्टर्स कर सकते हो? 157। इसमें पूछा जा रहा है कि इस नंबर के दो प्राइम डिवाइजर्स हैं या नहीं। देखो ये 35 नंबर 5 और 7 दोनों से डिविजिबल है, और 5 और 7 दोनों प्राइम भी है, तो यस इस पूरे नंबर के दो प्राइम डिवाइजर्स हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, चलो भाई ये तो हो गया अपना। ये देखो 8 है ना, ए बी सी ऑड इंटीजर्स हैं। अगर ए बी सी ऑड इंटीजर्स हैं तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो सकता है, नहीं ये बताना है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 इफ a b c आर ऑड इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट करेंगे। ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है बतानी है। अब इसमें ऐसा करना पड़ेगा कि फिर से कोई भी ऑड इंटीजर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। a एक ऑड इंटीजर है, इसको 2n प्लस 1 लिख दिया, प्लस b दूसरा ऑड इंटीजर, इसको 2m प्लस 1 लिख दिया, प्लस c कोई तीसरा ऑड इंटीजर है, इसको 2k प्लस 1 लिख दिया। ये इक्वल टू 0 होगा या नहीं ये बताना है, जहाँ पर n m और k कोई भी रैंडम इंटीजर्स हैं। ऑड इंटीजर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐड करा तो ऐसा बन गया। ये क्या है? ये कोई इंटीजर है, इंटीजर। तो 2 में मैं कोई इंटीजर अगर मल्टीप्लाई करता हूँ i और उसमें 3 ऐड कर देता तो वो तो कभी 0 हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो इंटीजर की वैल्यू -3/2 आ गई। ये तो बहुत गलत बात है, इंटीजर -3/2 तो कभी हो ही नहीं सकता। ये तो -3 -2 ऐसा होता है, फ्रैक्शन थोड़ा ना हो जाएगा, रैशनल नंबर थोड़ा ना हो जाएगा। तो अगर 3 ऑड इंटीजर्स का सम हम 0 मानते हैं तो लास्ट में जो रिजल्ट आ रहा है वो गलत आ रहा है, यानी कि 3 ऑड इंटीजर्स का सम कभी भी 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है, इट कैन नेवर बी 0। अब ऑप्शन में क्या है? इफ a प्लस ए बी सी ऑड देन दिस कैन नॉट बी 0। इसमें भी वही लिख रखा है, तो ये सही हो जाएगा, ट्रू है कि अगर ए बी सी ऑड इंटीजर्स हैं तो तीनों का सम 0 कभी हो ही नहीं सकता। दूसरा है ए बी सी अगर ऑड है तो a² प्लस b² माइनस c² 0 नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। सबसे चेक करते हैं a² प्लस b² बराबर c², मतलब कि -c² बराबर 0 कब हो सकता है। यहाँ से लिखो a² प्लस b² बराबर c² हमने माना, चेक कर रहे हैं कि ये चीज़ कब 0 के बराबर हो सकती है। ए बी सी क्या है? ए बी सी इंटीजर्स हैं, इंटीजर में भी ऑड है क्या? अच्छा उसका बाद में देखेंगे, पहले इंटीजर देखते हैं।
अब यहाँ पर फिर वही बात आ जाए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। किसी इंटीजर को रिप्रेजेंट करना है तो 2n+1, दूसरे को रिप्रेजेंट करना है तो 2n+1 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए तो था 2n+1, बी है 2m+1, ये बराबर सी स्क्वायर। अच्छा सी अभी लिख नहीं रहा हूँ, देखते हैं बाद में। यहाँ से 2 कॉमन लिया ना, ऐसा बन गया ये 2 टाइम्स n+m+2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ये वाली चीज़ बराबर सी स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो इसके बाहर आकर 4 बन जाएगा, क्योंकि ये तो ऐसा हो गया ना 2 टाइम्स n+m+1 इस पूरे का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स दिस बराबर सी स्क्वायर। यहाँ से बाहर लिया तो 4 आ गया, n+m+1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स दिस थिंग बराबर सी स्क्वायर। 4 और 2 में से 2 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा बचता है यहाँ पर सी स्क्वायर। एक बात तो पक्की है कि जो भी चीज़ होगी इसके अंदर वो एक इंटीजर होगी। क्यों? क्योंकि n+m+1 का स्क्वायर भी इंटीजर है, ये वाली चीज़ भी इंटीजर है, तो इंटीजर का स्क्वायर माइनस इंटीजर, इंटीजर ही तो बनेगा ना। सी स्क्वायर जो आया वो 2 टाइम्स इंटीजर आया, इंटीजर में अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन बन जाता है। अच्छा अब सुनो, ये जो है ना a² + b² - c² = 0, ये तभी हो सकता है जब c² इवन हो। c तो कोई इंटीजर है, किसी इंटीजर का स्क्वायर अगर इवन है तो वो इंटीजर को भी इवन होना पड़ेगा। कैसे? देखो, ऑड नंबर का स्क्वायर अगर हम करते हैं, यानी कि ये ऑड इंटू ऑड है। अच्छा, इसको हम ऑड इंटू इवन +1 भी तो लिख सकते हैं ना भाई, किसी ऑड नंबर को इवन नंबर +1 लिख सकते हो। अच्छा मेरी बात सुनो, यहाँ पे इवन नंबर मतलब इवन इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर। जैसे -8 है ना, वो भी इवन इंटीजर हो गया, तो ये ऐसा हो गया ऑड इंटू इवन, EVEN प्लस ऑड। ये पूरी चीज़ तो इवन हो गई, क्योंकि इवन में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो इवन होगा, लेकिन इवन में अगर ऑड ऐड करोगे तो पूरी चीज़ ऑड हो जाएगी। ये कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर तुम ऑड में ऑड का मल्टीप्लाई करते हो तो वो ऑड ही रहता है। अगर किसी इंटीजर का स्क्वायर इवन है तो वो इंटीजर ऑड नहीं हो सकता, क्योंकि अभी प्रूव कर दिया ना कि ऑड इंटू ऑड तो ऑड होता है, तो इसलिए इस इंटीजर को इवन होना पड़ेगा। तो अगर c² इवन है, ठीक है, और c एक इंटीजर है, तो c को भी इवन होना पड़ेगा पर यहाँ पे लिख रखा है a b c तीनों ऑड इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, a² + b² - c² = 0 तभी होगा जब c इवन होगा। प्रूव कर दिया ना, वहाँ पर रिवाइंड करके देख लेना। अच्छा, ये भी तो वही कह रहा है ना कि अगर तीनों ऑड है तो ये चीज़ नहीं हो सकती, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि तीनों ऑड है तो नहीं। प्रूव कर दिया ना, c तो इवन होना चाहिए अगर ये चीज़ होल्ड कर रही है तो =0। तो वो ये कह रहा है कि अगर तीनों ऑड है तो इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, तो ये स्टेटमेंट सही है। अच्छा, सी में भी वही चीज़ है कि अगर ये चीज़ है a² + b² - c² अगर 0 है तो ए बी सी में से किसी एक को तो इवन होना ही पड़ेगा। ए बी सी इंटीजर है, तो यहाँ पे मैंने प्रूव किया था ना कि सी को तो इवन होना ही पड़ेगा। ए बी हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सी को इवन होना पड़ेगा। तो यस, ये ऑप्शन भी ट्रू हो गया। अब ये चीज़ है कि अगर
ये है तो सी ग्रेटर देन ए प्लस बी है या नहीं, उसके बारे में देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या है? अच्छा एक बात, सी ऑप्शन तभी सही है जब हमने तो प्रूव किया था ना कि सी को इवन होना पड़ेगा। अब एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी इज इवन, यानी कि ये कह रहा है ए भी इवन हो सकता है, बी भी इवन हो सकता है, या फिर सी भी इवन हो सकता है। ऐसे नहीं चलेगा। अगर ए इवन और सी ऑड है तो भी अपना काम नहीं बना, क्योंकि हमने प्रूव किया था सी स्क्वायर बराबर 2i आ रहा था, तो सी को इवन होना पड़ा था, तो सी को तो इवन होना ही पड़ेगा। यहाँ पे लिखना चाहिए था कि सी मस्ट बी इवन, एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी इज इवन नहीं, सी मस्ट बी इवन। तो अब आंसर जो भी हो, लेकिन यहाँ पे लिखना चाहिए था सी मस्ट बी इवन, तब ये सही होता, वरना ऐसे तो गलत होना चाहिए। अब ये आता है, चलो देखते हैं। तुमने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है, ए बी सी इंटीजर्स है, तो सी ग्रेटर देन ए प्लस बी होगा या नहीं। इसको थोड़ा अच्छे से लिखे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर सी स्क्वायर। एक बात बताओ, ए बी अगर इंटीजर्स है, सी भी इंटीजर है, अगर सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का स्क्वायर रहता तो एक केस में सी को ए प्लस बी कह सकते थे, है ना, मतलब। लेकिन यहाँ पे तो सी स्क्वायर ए प्लस बी के स्क्वायर में से कुछ घटा कर है। अब ये डिपेंड करता है कि ए बी का साइन क्या। चलो मान लेते हैं, नंबर रख के देखते हैं, 2 और 3। एक बात बताओ, सी स्क्वायर ए प्लस बी के स्क्वायर से बड़ा है या छोटा? -2ab पॉजिटिव है नेगेटिव है? एक सेकेंड देखो, मान लो ए और बी दोनों क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से हम -2ab करेंगे तो ये चीज़ तो पॉजिटिव हो गई। तो किसी चीज़ में से तुम कोई पॉजिटिव चीज़ घटाते हो तो वो चीज़ कम हो जाती है ना, यानी कि जो सी स्क्वायर रहेगा वो ए प्लस बी के स्क्वायर से कम हो जाएगा। लेकिन अगर ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, तो इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो ए प्लस बी के स्क्वायर में तुम कोई पॉजिटिव चीज़ जोड़ रहे हो, तो सी स्क्वायर तो ए प्लस बी के स्क्वायर से बड़ा हो गया, है ना। तो ये ऑप्शन तो सीधा सीधा दिख गया कि गलत है। कुछ कह नहीं सकते ना, ए और बी के साइन पे डिपेंड कर रहा है।